का भंडार क्या है, अनलिमिट है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा कभी खत्म, जब तक सूर्य चमकते रहेगा तब तक ऊर्जा मिलती रहेगा। पवन ऊर्जा, जब तक हवा बहती रहेगा तब तक पवन चक्की चलाकर ऊर्जा प्राप्त हो सकता है, कभी खत्म नहीं होगा। जल ऊर्जा, जब तक जल धरती पर रहेगा तब तक हम उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। वन और वन्य जीवन, वन और वनों में रहने वाले जीवन भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन जब मनुष्य, वन तो ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से उगते रहता है और वनों में रहने वाले जीव जंतु बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये कभी कभी क्या हो जाता है, मानव के हस्तक्षेप के कारण इसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन ये भी नवीकरणीय में ही आ जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप उगते रहता है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन का भंडार सीमित होता है, लिमिट होता है, और इसके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, और ये इसका हम इस्तेमाल एक बार कर सकते हैं, एक बार से बार बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका भंडार लिमिट होता है। ज्यादा जब हम इसका उपयोग करेंगे तो ये संसाधन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम होता चला जाएगा। लेकिन अनवीकरणीय को भी हम दो रूप में बांट सकते हैं, एक चक्रीय संसाधन और दूसरा अचक्रीय। चक्रीय संसाधन क्या हुआ, जिसका हम रिसाइकिल कर सकते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा भी तिबारा भी उसके अवशेषों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे धातुएं, किसी भी तरह की धातु है ना, उसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कच्चा लोहा देखते होंगे, इधर कबाड़ी वाला लोहा ये सब ले लेता है, फिर उसको पिघला करके भी दूसरा तैयार, लेकिन उसका भी लिमिट है, 2 बार से ज्यादा, 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकता। तो धातुएं क्या हो गया, चक्रीय संसाधन हुआ। और दूसरा अचक्रीय, जिसका एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं और दोबारा नहीं कर सकते। जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है और अचक्रीय है, जिसका एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तेल उसमें डाला, जो तेल डाला वो तेल खत्म हो जाए, पेट्रोल, दोबारा वही पेट्रोल आप नहीं ले सकते। जैसे कोयला, कोयला जला देंगे, राख हो जाएगा, दोबारा उसी राख का इस्तेमाल आप ऊर्जा के रूप में नहीं कर सकते। पेट्रोल, कोयला, पेट्रोल है ना, प्राकृतिक गैस, ये क्या है, अचक्रीय संसाधन है। एक बार जो गैस है, एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं, दोबारा वही गैस आप नहीं कर सकते हैं। तो कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस को हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म जीव जंतुओं के अवशेषों से निर्मित जो खनिज पदार्थ है उसको बोलते हैं हम जीवाश्म ईंधन। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन में। अनवीकरणीय में चक्रीय और अचक्रीय, दोनों का उदाहरण समझ गए। अब हम देखते हैं स्वामित्व, तीसरा आधार है प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण का, स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व मतलब अधिकार, ऑनरशिप। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसकी चर्चा हम करेंगे। व्यक्तिगत संसाधन क्या है? व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन होता है जिस पर स्वामित्व निजी व्यक्ति का होता है। जैसे आपका मकान, आपका घर, या आपका मकान, आपका खेत खलिहान से लेकर के बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी व्यक्तिगत संसाधन में। जैसे ये स्कूल क्या है, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। तो व्यक्तिगत संसाधन में जो निजी स्वामित्व के अधीन में आता है। उसी तरह से दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन का मतलब किसी एक व्यक्ति का उन संसाधनों पर अधिकार नहीं होता है, बल्कि पूरे समुदाय का होता है। जैसे शमशान भूमि सामुदायिक होता है, किसी एक व्यक्ति का शमशान घाट पर अधिकार नहीं होता। उस क्षेत्र के रहने वाले सब लोग शमशान घाट पर जाकर अपना अंत्येष्टि क्रिया कर सकते हैं। शमशान घाट, सामुदायिक चारागाह, पशुधन चरते रहते हैं, बहुत सारे गांव में देखे होंगे। बाग बगीचा, इको पार्क, चिड़ियाखाना या और भी
पिकनिक स्थल, ये सब क्या है, सामुदायिक संसाधन है, वो पूरे समुदाय का उस पर अधिकार होता है। तो इसको उदाहरण के साथ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो स्वामित्व के आधार पर 4 में व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधन समझ गए और इसका उदाहरण भी समझ गए। तीसरा है, बहुत मुख्य, ध्यान देंगे, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मतलब पूरे राष्ट्र का। वैसे तो देश में जितने प्रकार के संसाधन है सब राष्ट्रीय संसाधन है। आपका घर, आपका स्कूल, आपका कोचिंग संस्थान से लेकर के सारा चीज जो निजी क्षेत्र में है वो भी राष्ट्र का है। तो राष्ट्रीय संसाधन में सारे सामुदायिक, व्यक्तिगत सब आ गया, लेकिन उसके लिए आप सरकार को टैक्स देते हैं, तब उसका इस्तेमाल करते हैं। तो राष्ट्रीय संसाधन का मतलब देश की सारी संपदा, खनिज संपदा से लेकर जलीय संपदा से लेकर के सब राष्ट्र का होता है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल तो करते हैं। सरकार जब चाहे आपके घर को, आपके खेत को राष्ट्र हित में अधिग्रहित करके और देश के विकास में ले सकता है। आप कुछ ना कर सकते। जैसे आपका खेत के जमीन, जो खेत खलिहान है, उसके नीचे अगर पेट्रोल है, पता चल गया कि पेट्रोल हमारे खेत के नीचे है, अंदर में है, तो आप, सरकार को पता चलेगा तो आपका खेत तो सरकार ले लेगा, अधिग्रहित कर लेगा, मुआवजा दे देगा, लेकिन आप ना नहीं कर सकते। जैसे जितने भी सड़कें हैं, रेल है, एयरपोर्ट है, सब व्यक्तिगत किसानों या लोगों के जमीन पर भी बना हुआ पुल पुलिया, क्योंकि सरकार को निजी संपत्ति को अधिग्रहित करने का अधिकार है, अगर वो लोक कल्याण के लिए जरूरी है तो राष्ट्रीय संपत्ति बनाने का अधिकार सरकार ने दे रखा है। नगर विकास प्राधिकरण एक संस्था है जो लोकहित में चाहे तो निजी सामुदायिक संसाधनों को भी राष्ट्रीय संपदा में बना सकता है। तो राष्ट्रीय संपदा समझ गए। दूसरी बात, राष्ट्रीय संपदा में समुद्र तट से 12 समुद्री मील दूर, यानी लगभग 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा है। उस तट से 200 किलोमीटर दूर तक के समुद्र के अंदर जितने भी संसाधन है वो सब राष्ट्र की संपदा है। तो समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक का जो समुद्री एरिया है वो अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, जिस पर अधिकार होता है उस देश का जिसके तट के पास है। आपको थोड़ा सा समझना होगा, हिंद महासागर में अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र के बाद वाला जो महासागर है, अगर उसका इस्तेमाल कोई देश करता है तो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से परमिशन लेकर किया जा सकता है। आपको हिंद महासागर में भारत को 200 किलोमीटर के बाद का जो हिंद महासागर का क्षेत्र है वहां से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार मिल चुका है परमिशन से। तो इसमें आ सकता है अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र, तट से 200 किलोमीटर तक का समुद्री क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र होता है, वहां तक आप संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद के महासागरीय क्षेत्र पर आपका अधिकार नहीं होगा, वो हो गया अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन देश के राजनीतिक सीमाओं के अंदर के सारे संसाधन और समुद्र तट से 200 किलोमीटर दूर के सारे महासागरीय संसाधन राष्ट्रीय संपदा है, और 200 किलोमीटर के बाद के खुले समुद्र अंतरराष्ट्रीय संपदा में आ गया, जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपको अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से परमिशन लेकर ही कर सकते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर आपने देख लिया 4 तरह के, कौन कौन, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब आए लास्ट में विकास के स्तर के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण विकास के स्तर के आधार पर होता है 4 प्रकार का। एक होता है संभावी, विकसित, तीसरा भंडार और संचित। इसकी मैं चर्चा करूंगा। संभावी संसाधन का मतलब संभावना है।
ऐसे संसाधन संभावित संसाधन में आते हैं जो देश में संभावित है, लेकिन उसका अभी हम प्रचुर मात्रा में विकास नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। जैसे भारत के पश्चिमी तट, राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावना है, अपार संभावना है, क्योंकि ये यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। तो पवन ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ सौर ऊर्जा भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उतना अभी सस्ता तकनीक हमारे पास नहीं है, जिसके कारण उसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये संभावित है, आने वाले समय में हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगा तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन जिसका अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि तकनीक का अभाव है, उसको कहते हैं संभावित संसाधन। जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावना है, लेकिन अभी उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो सर्वेक्षित हो चुका है, जिसका सर्वे हो चुका है, उसकी मात्रा और गुणवत्ता भी निर्धारित हो चुका है, और यह भी निर्धारित है कि किसने कितने दिन तक विकसित संसाधन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया विकसित संसाधन, जिसका अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, निर्धारित हो चुका है उसका मात्रा और गुणवत्ता, और उसका हम सर्वे भी कर चुके हैं। तीसरा है भंडार। भंडार माने स्टोर। भंडार में वो संसाधन आते हैं जो भंडारित है, लेकिन अभी तकनीक हमारे पास नहीं है, लेकिन बाद में आने वाले समय में तकनीक का विकास होगा तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां जैसे जल। जल क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। ये दोनों क्या है? ज्वलनशील है। इसका इस्तेमाल हम ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास इसका तकनीक डेवलप नहीं हुआ है। इसलिए जल क्या हुआ, एक तरह से देखा जाए तो ये भंडार में है। आने वाले समय में इसका हम ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जल से हम ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। बहते हुए जल से कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जल से नहीं कर पा रहे, ये भंडार में आ जाएगा। उसी तरह से संचित संसाधन। संचित संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। संचित संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, और इसके लिए भी संचित है। भविष्य में जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो तो उसको भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये आज हमने बताया शॉर्ट में संसाधन विकास में। संसाधन क्या है? संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। संसाधन बनते कैसे हैं? तो आपने देखा, प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को मानव तकनीक और संस्थाओं के जरिए अपने उपयोगी बनाता है, अतः वो संसाधन बन जाता है। किसी भी देश में संसाधनों के विकास से ही वो देश विकसित बन सकता है। जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ेगी, वैसे वैसे संसाधनों का मानव ही विकास करता चला जाएगा। संसाधन के कई प्रकार बताया हमने। प्राकृतिक, मानव संसाधन, मानवीयकृत संसाधन, और प्राकृतिक संसाधनों को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया। जैसे उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, और विकास के स्तर के आधार पर संभावित, विकसित, भंडार और संचित। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे बोर्ड में। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि संसाधन क्या है? क्या संसाधन प्राकृतिक उपहार है? आप इसे तर्क के साथ बताएं। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधनों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण में, जैसा एक क्वेश्चन एक एक लाइन का आता है, प्राकृतिक संसाधन को उदाहरण भी तो आप दे सकते हैं। मानव एक स्वयं मुख्य संसाधन है, कैसे? तो आपने देखा कि प्राकृतिक वस्तुओं को मानव ही संसाधन बनाता है। मानव नहीं होगा तो मानव तकनीक डेवलप नहीं करेगा तो वस्तु बेकार रहेगा, वो संसाधन हमारा नहीं बनेगा। तो मानव का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मानवीयकृत संसाधनों का बहुत सारे उदाहरण सैकड़ों आप दे सकते हैं। निम्न आधारों पर इसमें आ सकता है क्वेश्चन आएगा, जैव संसाधन क्या है? उदाहरण दें। अजैव संसाधन क्या है? उदाहरण दें। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, जैव और अजैव संसाधन में क्या अंतर है?
आराम से आप लिख सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताएं। अनवीकरणीय संसाधन क्या है, उदाहरण के साथ बताएं। चक्रीय और अचक्रीय संसाधन क्या है, उदाहरण दें। मामूली मामूली क्वेश्चन आएगा, आपको समझना चाहिए। चक्रीय धातु, अचक्रीय जीवाश्म ईंधन। उसी तरह से आप देख रहे हैं स्वामित्व के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है, क्वेश्चन आ जाएगा। नवीकरणीय संसाधन को उदाहरण दे और नवीकरणीय का उदाहरण दे। उसी तरह से आ जाएगा विकास के स्वामित्व के आधार पर क्या है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय संसाधन क्या है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र एक लाइन का समुद्र तट से 200 किलोमीटर की दूरी तक या 12 समुद्री मील की दूरी तक का सारे जलीय संसाधन राष्ट्रीय संसाधन, इसको हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन 200 किलोमीटर के बाद के खुले महासागरीय संसाधन जितने होते हैं वो सब हो गया अंतरराष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार, संचित, है ना। ये आज हमने ये बताया। अब इससे आगे और भी इस टॉपिक पर है, इसका नेक्स्ट वीडियो में अब हम उसको बताएंगे।